हेलो गाइस, आ गया हूँ फिर मैं आपके सामने वीडियो लेके। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। पहले की वीडियो के लेक्चर में हमने ये बताया था कि जो जनन की प्रक्रिया होती है जटिल जीवों में, वो तीन प्रक्रियाओं में पूर्ण होती है। पहला जो प्रक्रिया था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटना, फिर दूसरा स्टेप था निषेचन, और तीसरी जो घटना है वह है निषेचन पश्य घटना। आपको बता दिया था कि अगर कोई सेल है तो सेल मतलब कि अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें तो जो मेल होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। तो 2n से अर्ध गुणसूत्रों की बनने ये अर्ध गुणसूत्र बनेंगे। जैसे कितने बने थे? 4 अर्ध गुणसूत्र बनेंगे। ये प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र अगर मेल का होगा तो ये स्पर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। और यदि फीमेल होगी, क्या होगी? यदि फीमेल होगी तो उसमें भी 4 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। कितनी? 4 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें 4 अगुणित कोशिकाओं में से जो युग्मक बनेगा वो क्या बनेगा? एग बनेगा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको अगली चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही डीपली बताया जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखे रहते। ये जो प्रोसेस आपका युग्मक बनने की जो क्रिया थी, इस क्रिया को बोले थे युग्मक जनन। क्या बोले थे? युग्मक जनन बोले थे। ठीक है। जनन, युग्मक जनन के बाद हम लोग का जो दूसरा स्टेप है वो दूसरे स्टेप को बोलेंगे युग्मक स्थानांतरण। यानी जो भी युग्मक बना होगा, चाहे मेल में चाहे फीमेल में, जो मेल में बना होगा वो स्पर्म होगा और जो फीमेल होगा उसे हम लोग एग बोलेंगे। तो एक विशेष बात ये होती है कि जो स्पर्म होता है ये मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है। और जो एग होता है ये नॉन मोटाइल होता है। अगर मोटाइल बोले तो मोटाइल का मतलब होता है जो चल फिर सकता है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो चल फिर नहीं सकता है। तो जितने भी फीमेल्स होती हैं, जितने भी मादा के जीव होते हैं, मादा के जीवों में जो एग बनता है वह अचलनशील होता है, वो केवल उनके बॉडी में रहता है। लेकिन एक ऐसा ही इंसान है जो मनुष्य या जो नर जाति के जितने भी जीव हैं उसमें जो शुक्राणु बनता है वह मोटाइल होता है, चलनशील होता है। वह मेल से कहाँ जाएगा? फीमेल के बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी शुक्राणु का गमन पुरुष से स्त्री में जो कहलाएगी, यही कहलाएगी युग्मक स्थानांतरण। मतलब युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या कहलाएगा? युग्मक स्थानांतरण। अब यही जो प्रक्रिया है, अगर मेल की बात करें तो मेल में इंग्लिश में बोलेंगे गैमीट ट्रांसफ़र, और यदि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन से देखो लिखा है, यहाँ देखो लिखा है युग्मकों का युग्मन, युग्मनज और नया जीव बन गया। यानी कि देखो यहाँ 2 युग्मक हैं। कितने युग्मक है? 2 युग्मक हैं। आपस में दोनों युग्मक आपस में क्या करेंगे? मेटिंग करेंगे। दोनों युग्मक आपस में मिल गए। दोनों युग्मक क्या होंगे? आपस में मिलेंगे। जब ये आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अगर मान लो इसमें यन था, इसमें भी यन था, इसमें यन, तो ये जो प्रक्रिया युग्मक बना है, ये युग्मक जो बना है इस प्रक्रिया को बोलेंगे युग्मक जनन। अब दोनों ये जाके इसके पास गया होगा तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मेटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये जो बन रहा है यन से 2n, ये आपका प्रक्रिया कहलाएगा निषेचन। देखो ये प्रक्रिया आपको दिखाई गई है। ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं इस लाइन से कि युग्मक इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मक निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास जाएंगे तब इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे?
निषेचन की क्रिया संपन्न हो सकती है। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवालों के असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवालों, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जल ही माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि हम कह रहे हैं, अभी हमने बोला कि जो फीमेल का युग्मक होगा वह क्या होता है, अचल होता है, यानी अस्थायी होता है, चल फिर नहीं सकता है। तो ये जो नर युग्मक होगा, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, तो इसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए इसके पास पहुंचने के लिए। तो इसके पास पहुंच भी जाएगा तो पहुंचने के बाद ये कैसे पहचानेगा कि हमें इसी के साथ मेटिंग करना है या जनन करना है? तो सिंपल सी बात है कि ये जो हार्मोन्स होगा, सॉरी, ये जो फीमेल का एग होगा, ये फीमेल का एग क्या करेगा, एक गंध स्रावित करेगा। क्या करेगा? एक गंध स्रावित करेगा। वह गंध एक केमिकल के द्वारा होता है जिसे बोलते हैं फेरोमोन। क्या बोलते हैं? फेरोमोन। फेरोमोन नामक एक केमिकल रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिसके द्वारा ये जब स्रावित करेगा तो इसके चारों ओर सुगंध फैले रहेगी। तो ये नर युग्मक आएगा और आसानी से इसके साथ निषेचित है। तो इसके साथ आएगा कैसे? या तो अगर हवा के द्वारा आ सकता है, जल के द्वारा आ सकता है, ये अनेक माध्यम हो सकते हैं इसके युग्मक स्थानांतरण के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन से लिखो कि युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न। नर युग्मक की एक बहुत बड़ी विशेष संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। ठीक है, हाँ सही बात है कि जो मेल होते हैं, मेल में जो युग्मक की संख्या होगी वो केवल कई मिलियंस में होती है। कितनी होगी? मिलियंस में होगी। बट यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल में केवल क्या होगा, एक का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा? सिंगल होगा। क्या होगा? सिंगल ही केवल होगा। ठीक है, तो अब सिंगल, अब इसमें भी देखो कंपटीशन हो रहा है, यानी कि दोनों में क्या होगा कि कौन पहले पहुँचे, कौन हम मीटिंग करेंगे, नहीं तुम मीटिंग करोगी, ये सब जो प्रक्रिया होगी ये सब प्रोसेस चलती रहेंगी। तो इसके लिए भी क्या होती है कि कैपेबिलिटी डिपेंड करती है कि किस शुक्राणु यानी किस स्पर्म के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। जिसके पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी वो उससे सबसे पहले जाके मिलेगा। तो यहाँ देखो एक फिगर दिखाया गया, ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये फिगर शैवालों में समयुग्मकी संपर्क, जो पहला ऊपर वाला फिगर था, और दूसरा जो फिगर है पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागण। ये देखो एकदम जूम सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिया गया है, जो कि एकदम अच्छा फिगर नहीं है, फिर भी ये फिगर कुछ आपको क्लियर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो कि बीजी पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड होता है, परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो जाता है। तो यानी क्या है कि अगर जो मेल होगा, मेल में जो परागकण होंगे परागकोश में उपस्थित होते हैं, परागकोश क्या होगा? फटेगा और इसमें से पराग के जो कण होंगे वो बाहर निकलेंगे और पहुँचेंगे कहाँ? फीमेल के वर्तिकाग्र पे। जैसे ही वर्तिकाग्र पे पहुँचेंगे वहाँ पे क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगा? एग होगा, और एग से ये जो तुम्हारे एक परागकण होंगे निषेचित हो जाएंगे और 2n का जाइगोट बना देंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो द्विलिंगी में स्वतः निषेचनी पादपों जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। ठीक है, यानी ये लाइन क्या कर रहा है कि द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प ये होता है कि ऐसा पौधा जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक क्या हो? एक ही में हो। अगर बात करें हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस यानी गुड़हल की बात करें तो गुड़हल का यदि आप लोग फूल देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार का होता होगा।
कुछ थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताने का प्रयास करें तो यहीं से क्या होता है, नर युग्मक आपका निकला रहता है। तो यानी ऐसा ही फ्लावर होता है। इतना भी ख़राब तो नहीं बन रहा है, फिर भी कुछ ठीक ही है। अब देखो ये जो ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा, ये जो दोनों पोर्शन है ये तुम्हारा नर वाला भाग है, और ये जो तुम्हारा नीचे का ये जो तीनों भाग हैं ये मादा वाला भाग हैं। ठीक है, नर के दो भाग होते हैं। एक ये जो आप थैली देख रहे हैं, इसी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पराग के कण होते हैं। ये जो लंबा वाला भाग देख रहे हैं, ये लंबा वाला भाग, इसे हम लोग बोलेंगे तंतु। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग तंतु बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो फीमेल का पहला भाग है इसे बोलेंगे वर्तिकाग्र, इसे बोलेंगे वर्तिका, और इसे बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय। ये जो अंडाशय होगा इसी में क्या होगा, एग होगा तुम्हारा। अब देखो ये जैसे ही इसके अंदर से ये जैसे थैला फटेगा, पराग के बाहर निकलेंगे और हवा के माध्यम जल के द्वारा ये इसके ऊपर स्थानांतरित, ये जो क्रिया होगी ये देखो युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। इसी क्रिया को पौधों में क्या बोल देते हैं, पौधे में इसी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं परागण। अब इसमें से एग आएगा तुम्हारा, यहाँ से आके इसमें जो अंडा होगा उससे निषेचित होके टूयन जाइगोट बना देगा। ठीक है, ये द्विलिंगी पादपों हो गई। ये तो बात थी कि द्विलिंगी पादप है, उसमें नर और मादा दोनों एक ही पास थे। ठीक है, इस क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन भी बोल देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो जटिल मतलब एक लिंगी पौधे हैं, क्या हैं, एक लिंगी पौधे हैं। तो एक लिंगी पौधे हैं तो उनमें तो कुछ दिक्कत होने वाली है। अगर एक लिंगी पौधे हैं तो सिंपल सी बात है उसमें दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ से लिखा है पर परागित पादपों में जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल, इस विशिष्ट घटना को परागण यानी पॉलिनेशन कह दिए। ये बात क्लियर हो गई। इसमें वर्तिकाग्र परागकणों का स्थानांतरण सुगमता तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेते हुए अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अभी जो मैंने ये आपको फिगर बनाया था, ये देखो ये फिगर बनाया था ना, ये फिगर यहाँ पे जैसे परागकण आएगा नली बनाएगा, नली बनाने के बाद ये अपना युग्मक स्थानांतरित करेगा, इसका युग्मक इसके अंदर आएगा और निषेचित हो जाएगा, अंडक के भीतर प्रवेश कर जाता है। ये देखो प्रवेश कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अंडे के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में जो कि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं। ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य है। यदि ये एक तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, अगर ये पराग के कण नहीं आएंगे, अगर ये पराग का जो कण था, ये पराग के कण यदि नहीं आएगा तो क्या निषेचन होगी, नहीं होगी ना, पॉलिनेशन नहीं होगी। तो जब पॉलिनेशन नहीं होगी तो ये प्रक्रिया आगे की नहीं बढ़ सकता है। तो ये होना अनिवार्य होता है कि उसको आना पड़ेगा ही। अब देखो नेक्स्ट लिखा है कि अब सेकेंड स्टेप यानी निषेचन पूर्व जो घटना थी उसको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं निषेचन की। निषेचन क्या होता है कि दो अगुणित युग्मकों के युग्मन से बने युग्मनज को निषेचन कहते हैं। फिर से, दो अगुणित युग्मकों के युग्मन दो अगुणित युग्मकों के युग्मन से बने युग्मनज को ही निषेचन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेज टू ईच अदर देन फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जो निषेचन है, निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब ये क्या बनाया, टू यन बनाया। ठीक है, अब देखो यन से यन मिलने की जो प्रक्रिया होगी इसे हम लोग बोलेंगे संयुग्मन। क्या बोलेंगे, संयुग्मन बोलेंगे, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसे सिंगैमी।
क्या बोलेंगे? सिंगैमी बोलेंगे। जब तक जाइगोट नहीं बनेगा तब तक इस प्रोसेस को सिंगैमी बोलेंगे। जैसे ही युग्मन यानी टूयन बना, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? निषेचन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? निषेचन। देखो, दो अगुणित युग्मकों का युग्मनज ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। बात क्लियर हुई? बात आगे बढ़े हम लोग। लिखा है, लैंगिक जन्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन साइनगैमी, वही देखो क्या लिखा है? सिंगैमी। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। क्या लिखा है? सिंगैमी कहलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। यह इस क्रिया के लिए भी निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है, यानी बहुत अधिक होता रहता है, हालांकि एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए? हालांकि कुछ जीवों में, जैसे कि रोटिफर्स, मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि पार्थिनोजेनेसिस, अब देखो यहाँ पे टर्म आया पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना युग्मक के यदि युग्मनज का निर्माण होने लगे तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये कुछ छिपकलियों में होता है, कुछ पक्षियों में होता है, ये प्रक्रिया होती रहती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। कुछ ऐसे आप फल भी देखें, जैसे उदाहरण अगर बात कर दे, जैसे जानवर की तो बात नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसे फल बता सकते हैं जो कि बिना बीज के बनते हैं। जैसे आप लोगों ने खाया होगा, बनाना खाया है, वही बनाना ही एक उदाहरण है पार्थिनोजेनेसिस का, ठीक है। ये सब आपको डीपली चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो नेक्स्ट लाइन से देखो, लिखा है युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों, यहाँ तक कि जलस्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार की युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यदि ऐसा देखो, निषेचन की प्रक्रिया अगर शरीर के बाहर संपन्न होती है तब इसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यदि यही निषेचन की प्रक्रिया क्या हो रही है, शरीर के अंदर हो रही है, तो इसे हम लोग आंतरिक फर्टिलाइजेशन कहेंगे, यानी आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल आपको कुछ दे देते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको एम्फीबिया का दे देते हैं। एम्फीबिया या रेप्टाइल्स, ठीक है, या फिर फिशेस, ये सब जितने भी होते हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो कैसे कि इनका जो अगर बात करें फ्रॉग की, बात करें एम्फीबिया में फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या है? एम्फीबिया यानी उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है कि ये धरती पे और पानी दोनों जगह रहती हैं। ये धरती पे भोजन पकड़ने तथा अपना जीवन यापन करने के लिए धरती पर आते हैं, ठीक है, अर्थ पर आते हैं। लेकिन यदि पानी की बात करें तो पानी में क्यों जाते हैं? ये पानी में बस केवल निषेचन की प्रक्रिया करने के लिए जाते हैं, और ये पानी के अंदर बस इसी कारण जाते हैं और कोई कारण नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि इसमें ये मीडियंस के संख्या में एग क्या करते हैं? बहुत सारी संख्या में अंडा उत्सर्जित करती हैं। इसका जो अंडा होगा, ये अंडा क्या होगा? ये पानी के अंदर जैसे ही ये छोड़ेगा, वैसे जो मेल वाला फ्रॉग आएगा, कौन सा? मेल वाला फ्रॉग आएगा। ये मेल वाला फ्रॉग आएगा तो ये भी क्या करेगा? अपना स्पर्म छोड़ेगा। जैसे ही ये अपना स्पर्म छोड़ेगा, ये स्पर्म भी क्या होते हैं? बहुत सारी संख्या में स्पर्म होंगे, बहुत सारे संख्या में स्पर्म होंगे। ये सारे स्पर्म एक एक से जाके निषेचित हो जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है? बहुत ही सरल प्रक्रिया से इनमें निषेचन हो जाए, और जितने भी अंडा है ये अंडे क्या होंगे? स्टिक हो जाएंगे। कहाँ पे? अर्थ पे, पानी के ज़मीन में
दब जाएंगे, चिपक जाएंगे और धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन करके ये नए फ्रॉक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो लिखा है बाह्य बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगी में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बॉनी फिश एवं मेढकों में होता है। ठीक है, मेढक आया जहाँ भारी संख्या में संतान पैदा होते, परंतु इसमें से बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति में गुजरती हैं और वयस्क होने तक इनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण है। इतने ज़्यादा संख्या में ये मतलब कि अपनी समान संतति उत्पन्न कर देते हैं कि इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो उस जो जल होगा यानी जहाँ पे पानी होगा उसमें जो मेढक से बड़े बड़े फ्रॉक से जो बड़े बड़े एनिमल्स होंगे वह उस जो छोटे छोटे मेढक के बच्चे होते हैं उसको ये क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होते हैं, जो उनमें उत्तरजीविता होती है वो काफ़ी जोखिमपूर्ण होते हैं, यानी उनके जीने के लिए न तो पहले तो शिकारियों से डर रहेगा कि हमको कोई आके खा ना जाए, भोजन की कमी हो सकती, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ नहीं पाती है। नेक्स्ट लाइन से बात करें तो देखो लिखा है बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणियों जैसे सरीसृप, रेप्टाइल्स में जैसे मगरमच्छ आ गया, सांप आ गया, ये सब पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, ये सब क्लास 11 के टॉपिक है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो स्तनधारी में अधिकतर पादप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। ठीक है, यानी जो इसमें युग्मक होता है यानी जो निषेचन की क्रिया होगी वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है जहाँ पर नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुँचना होगा। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीपात में यदि वे अचलनशील नर युग्मक परागनली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। अभी देखो क्या है कि इसमें क्या बताया कि जो नर होंगे, नर में बहुत सारे मात्रा में शुक्राणु उत्पन्न होंगे। तो बहुत सारे मात्रा में अगर शुक्राणु होंगे तो ये जो शुक्राणु आपके होंगे, ये शुक्राणु को यहाँ जैसे कि मान लो मादा युग्मक है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होगा, ये 3 है, मान लो 4 है, बहुत सारे मिलियंस में है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उस शुक्राणु को देखा जाएगा जिसमें दौड़ने की यानी इसके पास पहुँचने की कैपेबिलिटी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो जिसके पास कैपेबिलिटी होगी वह इसके पास आसानी से पहुंच सकता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कौन पहले। अगर मान लो ये यहाँ तक जाते जाते पहुँचा, इसकी ऊर्जा ख़त्म हो गई, ये यहाँ तक गया, इसकी ऊर्जा ख़त्म हो गई, ये जाके निषेचित हो गया। तो यानी 4 में से क्या गया, कौन, बस एक ही गया। तो ये जो प्रक्रिया होगी ये क्या होगी, मादा के शरीर में होगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं। यानी कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन क्या हो गई, ये हर जगह हो गई है, चाहे ज़मीन में, चाहे आसमान में, चाहे जनन के लिए, हर एक जगह कंपटीशन बढ़ गई है। अब देखो निषेचन पश्च घटना क्या होने वाली है। निषेचन पश्च घटना में लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटना कहलाती है। यानी n + n मिलके क्या बना दिए, 2n। अब जैसे ही 2n बनेगा, अब इसमें जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वह सब क्या कहलाएंगी, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाएंगी। युग्मनज क्या होता है, युग्मनज को हम लोग बोलते हैं, युग्मनज को जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, यानी 2n। बात समझ में आई। देखो लिखा है द्विगुणित, क्या लिखा है, युग्मनज का निर्माण, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। क्या है, सर्वव्यापी है।
निषेचन करने से भी जो युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्राय जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होते हैं उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से बात करते हैं। देखो लिखा है युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करता है। यह अंकुरण से पूर्व काफ़ी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। अब जैसे देखो एक जस्ट एग्जांपल देते हैं। इस समय जो मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में क्या होते हैं कि आप देखेंगे कि जो काई होते हैं, शैवाल होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, एकदम न के बराबर हो जाती है, समाप्त ही हो जाते हैं। तो ये समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे ही रेनी सीजन आता है, बरसात का समय आता है, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि वहाँ पे एकदम हरा भरा दिखाई देने लगता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी शैवाल यानी एल्गी वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि जो भी इनका आनुवंशिक पदार्थ होगा, जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, उस जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं। उस आवरण को बोलते हैं म्यूसिलेज। क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज नामक एक आवरण बना लेते हैं, जिससे ये म्यूसिलेज आवरण के द्वारा क्या होगा, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होगा ये सुरक्षित रहता है। ये म्यूसिलेज आवरण क्या होता है? म्यूसिलेज आवरण का आप सिंपल उदाहरण दे सकते हैं कि अगर जहाँ भी काई हो, देखोगे कि वहाँ पे फिसलन सी हो जाती है, यानी आपके पैर जो है वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। तो यही म्यूसिलेज का कार्य होता है। तो म्यूसिलेज क्या करता है, इसको गर्मी से, शुष्क होने से, इसके आनुवंशिक पदार्थ को नष्ट होने से सुरक्षा करता है। जैसे रेनी सीजन आएगा, इसके अनुकूल परिस्थिति होगी, ये म्यूसिलेज का जो आवरण होगा ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और इसका आनुवंशिक पदार्थ निकल के एक नए नए ऑर्गेनिज्मों का निर्माण कर देगा। समझ में आई बात? तो इसी का हम लोग क्या बोले थे, विश्रांति काल में रहते हैं। नेक्स्ट देखो लिखा है द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्थात अर्धसूत्र द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी 11वीं की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित एवं समद्विगुणितता गुणित हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित होता है। देखो कक्षा 11 में आप जाएंगे तो क्लास 11th में हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब कि पहले अगुणित युग्मक से 2n युग्मक बनेगा, फिर 2n से क्या बन जाएगा, अगुणित बन जाएगा, तो इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। ये आप जाके अगर देखेंगे तो जो फंजाई होता है, फंजाई में जो इसका जीवन चक्र होगा ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। यानी कि अब देखो क्या है, जनन में जो युग्मनज था, ये जो युग्मनज था, युग्मनज क्या करेगा कि अब ये जैसे ही इसकी दूसरी पीढ़ी आएगी तो ये क्या करेगा कि जब ये दूसरे फीमेल से मैरिज करेगा, शादी करेगा, तो उसमें भी 2n होगा, उसमें भी क्या होगा, 2n होगा। तो उसका जो 2n होगा उसका क्या होगा, उसका भी जो 2n होगा, जैसे इसका 2n था तो उसका भी 2n था, ये भी सपोज करो ये n बनाया, क्या बनाया, n बनाया, तो n बनाया तो इसका आधा लक्षण और इसका आधा लक्षण क्या बने, 2n बने। तो ये देखो क्या है, ये पीढ़ी एकांतरण चल रही है, पीढ़ी एकांतरण चल रही है। तो यही क्या है, पीढ़ी एकांतरण के बारे में था। नेक्स्ट देखो भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में तुम्हारे जो ये 2n बना था, अब यही क्या करेंगे, अपने चारों ओर बहुत सारे सेल्स का निर्माण करेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद बेबी डेवलप करेगा, फिर 9 मंथ बाद क्या होगा, इसकी डिलीवरी होगी। ये सब पूरी प्रक्रिया भ्रूणोद्भव में होती है। देखो लिखा है नेक्स्ट लाइन से कि भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है।
भ्रूण के विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। यानी क्या होगा, उसमें सेल डिवीज़न होगा, बहुत सारी संख्या में सेल्स बनेंगे और आगे चलकर वह बेबी में डेवलप हो जाएगा। आगे चल के वो कहाँ डेवलप हो जाएगा, बेबी में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से देखो, प्राणियों को अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकसित किया है अथवा भीतर, अर्थात जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अर्थात शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंडप्रजक प्राणियों जैसे सरीसृप, उर्वरक तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है कि जिनका फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, तो उन्हें हम बोलेंगे ओविपेरस। क्या बोलेंगे, ओविपेरस, यानी अंडप्रजक, यानी कि जिनमें एग से बच्चा बाहर निकला हो। ठीक है, ये जो प्रक्रिया हुई है ये बाहर हुई थी। जो अंडा था ये क्या है, कैल्शियम के एक आवरण से घिरा था, जो कैल्शियम युक्त आवरण से बना था। लेकिन यदि बात करें कि ऐसे एनिमल जो कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, क्या जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को, उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस, यानी सजीव प्रजक। तो अंडे, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस स्तनधारी कहते हैं। ऐसे जीव जो डायरेक्ट कंप्लीट यानी विकसित शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम सजीव प्रजक या विविपेरस के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो लिखा है, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु के जन्म देते हैं, जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है। ठीक है, मानव का भी बताया विविपेरस, यानी एक पूर्ण बच्चे को जन्म देते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट लाइन से लिखा है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणी सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तरजीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये जितना भी आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है ये डीपली आपको चैप्टर नंबर 3 मानव में जनन एकदम अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप की युग्मनज होता है, युग्मक स्थानांतरण होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, फिर बेबी बॉर्न होता है। ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। ये केवल एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर ये केवल आपको एक हिंट दे रहा है कि क्लास 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, आपको वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ, यदि आप मेरे इस वीडियो आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो या जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है, बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं, यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं। अंडाशय फल के रूप में विकसित होते हैं, जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करते हैं। ये सब आपको सब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सब चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा। देखो नेक्स्ट लाइन से देखो लिखा है, फल भित्ति यानी पेरिकार्प कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करता है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। अगर जैसे बात करें मटर के पौधे की बात करें, ठीक है, मटर के पौधे का बात करें तो ये देखो लिखा है, यस का मतलब है संरक्षी फल भित्ति। ये देखो यस का मतलब है संरक्षी फल भित्ति। अब पी का मतलब है कि जो पेरिकार्प यानी बाहरी जो आवरण उसको कैसे सुरक्षा प्रदान किया। जैसे मटर आप
लिए मटर को भिगो दो। तो भिगोने के बाद देखोगे कि उसमें जो छिलका आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, फल भित्ति का। उसके अंदर का जो भाग है वो मुख्य भाग है। जैसे ही मटर को सुखाएं और जैसे पानी में उसको भेजते हैं या भिगो देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, पेरिकार्प का आवरण फूट जाता है, स्फुटन हो जाता है और धीरे धीरे ये एक नया पादप का निर्माण करने लगता है। देखो चित्र में लिखा है, चित्र 1 कुछ फलों की किस्मों में बीजों तथा संरक्षित फल भित्ति पी को दिखाया गया है। तो ये बात बोलिए, ये आपको सब एकदम कंप्लीटली बताया जाएगा कब, जब आप चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखो कोई इसका सारांश दिया है, जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। ये सब जितने सारांश दी गई हैं, आप सारांश को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और ये देखो जितने भी आपको जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों है, अलैंगिक जनन, ये सब जितनी भी सारी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न का मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊँगा। उस वीडियो में आप पूरे जितना भी एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज को अच्छे से नोट्स कर लीजिए, एक अच्छा कंप्लीट नोट बना लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है, मददगार साबित हो सकती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के साथ। बाय बाय, टाटा। और एक बात और, ये जितने भी अभ्यास मैं आपको बताऊंगा ये एकदम होल सिलेबस पे डिपेंडेड है। ठीक है, बाय बाय।